नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा क्लास 9th का चैप्टर 4 चल रहा था और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो वर्षा ऋतु या मॉनसून का आगमन पर होने वाला है। इससे पहले हमने 3 वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड बना लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर मैं आपको जो ये लिंक है ये अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर तरीके से वो सारा जो सिस्टम है वो समझा दूंगा। देखिए, जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। यह दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। यह पवनें तीव्र होती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत वेग से चलती है। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर यह मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है। देखो, ये जो अभी पढ़ा बताया है ना, मैं इसको आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं और मैप की सहायता से अभी हम जानने वाले हैं। देखिए क्या होता है कि ये हमारा, मैं एक बार भारत का मैप बना देता हूं, ठीक है ना। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जून के महीने की, ठीक है। कब की बात कर रहे हैं? जून के महीने की बात कर रहे हैं, चल रही है अभी हमारे यहाँ पे। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि जून के महीने में जो कर्क रेखा है, जून के महीने में जो कर्क रेखा है, ये तो हो गई भूमध्य रेखा। एक बार सही से बना देता हूं मैं आपकी इसको। ये कौन सी लाइन हो गई? भूमध्य रेखा। ये लाइन तो हो गई भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा हो गई। और ये ऊपर वाली जो लाइन है ये हो गई कर्क रेखा। कर्क रेखा समझने की कोशिश करना, ये कर्क रेखा हो गई और ये हो गई भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ठीक है। अब जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर आने लग जाता है और लगभग जून के महीने में इस रेखा पर चमकता है ये, ठीक है। अब ये जो कर्क रेखा है भारत के कहां से गुजर रही है? इस जगह से, ये भारत के यहां से गुजर रही है। कर्क रेखा से आधा भारत लगभग नीचे है और आधा भारत ऊपर है। समझ रहे हो बात को? अब देखो, जैसे ही ये अब सूर्य कहां आ जाता है, सूर्य इस रेखा पर चमकने लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। चमकने का मतलब है सूर्य की जो सीधी किरणें कर्क रेखा पे पड़ने लग जाती है। और जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है ना, तो इसकी जो इंटेंसिटी है, जो हीट की इंटेंसिटी है, वो ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है कर्क रेखा पे, ठीक है। अब कर्क रेखा पे टेम्परेचर होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला जो एरिया है इधर, ये डेजर्ट है, थार है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर क्या है? थार का मरुस्थल है। थार है यहाँ पे, थार का मरुस्थल। मतलब इधर क्या है? रेत है। अब रेत का एक नेचर होता है कि रेत की जो प्रवृत्ति होती है वो ये होती है कि ये जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। तो जैसे ही हीट पड़ेगी, इधर से सूर्य की हीट आएगी, यहां पर हीट पड़ेगी, इस वाले एरिया में सूर्य की क्या पड़ेगी? हीट पड़ेगी। तो इधर ये क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और यहां पर एक है ये, इस जगह पे अभी ये वाला जो एरिया है ये है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार, इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। तिब्बत के पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंचाई पे ये स्थित है। अब क्या होता है कि जैसे ही सूर्य ऊपर की ओर चमकने लग जाता है तो ये वाला जो एरिया है यहां पर हो जाता है कैसा क्रिएट? लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। मतलब यहां पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है और इधर हिंद महासागर में हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। हाई प्रेशर मतलब वायुदाब यहां पर ज्यादा हो जाता है। वायुदाब यहां पर क्या हो जाता है? ज्यादा, ठीक है। और इन ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में वायुदाब कम हो जाता है, ठीक है। अब वायुदाब कम हो जाता है तो हवाएं किस साइड से किस साइड चलेगी? हवाएं किस साइड से चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। मतलब ज्यादा जो वायुदाब, जहां पर वायुदाब ज्यादा होता है वहां से कम वायुदाब की ओर क्या चलेगी? हवाएं चलने लग जाएगी। अब हवाएं इस साइड से चलने लग जाती है, ठीक है। ये हवाएं चलने लग जाएगी। जून की बात कर रहा हूं मैं,
ठीक है ना, ये हवाएं इधर से इधर चलने लग जाती है। ठीक है, ये अभी हमने बताया था, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में व्यापारिक हवाएं किस तरीके से चलती है वो वाला। जब ये हवाएं कर्क रेखा को पार करती है, सॉरी भूमध्य रेखा को पार करती है, तो ये ऐसी प्रतीत होती है कि ये अपने दाईं ओर मुड़ी हुई है। ठीक है ना, इस तरीके से मुड़ी हुई है क्या होती है, प्रतीत होती है। ठीक है, अब देखो एक बार और बता देता हूं मैं, ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा हो गई। अब ये हवाएं, व्यापारिक हवाएं इस तरीके से चल रही है। ठीक है ना, इससे वाले चैप्टर में मैंने डायग्राम से बताया था आपको, चैप्टर के इससे पहले वाला जो लेक्चर था अपना, उसमें मैंने आपको बताया था। अब जैसे ही ये भूमध्य रेखा को पार करती है, फेरल का लॉ क्या कहता है, फेरल का लॉ ये कहता है कि जो हवाएं है वो अपने दक्षिणी गोलार्ध में तो अपने बाएं ओर होती है, अपने देखो हवाई ये इधर से चल रही है तो ये मुड़ी हुई किधर दिखाई दे रही है, इस साइड में, जबकि हवाई ऐसे चल रही है ना तो ये इस साइड ऐसी मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। अब जबकि ये कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाती है, ये अपने दाईं ओर मुड़ी हुई होती है। जैसे ही यहां से ये भूमध्य रेखा को पार करेगी, भूमध्य रेखा को पार करती है, तो अब ये वापस से किस साइड में दिखाई देने लग जाएगी, इस तरीके से ये दिखाई देने लग जाएगी। आ रही है बात समझ में, इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, यहां पर हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर जोन हो जाता है तो हवाएं इस तरीके से चलने लग जाती है। अब चूंकि ये पूरा जो एरिया है ये क्या है, जल, क्या है, यहां पर वाटर है, वाटर वाला एरिया है। कौन सा एरिया है, जल वाला एरिया है। तब जो ये हवाएं इसके ऊपर से निकलती है तो ये जो महासागर है या जो समुद्र है, हिंद महासागर है, यहां से ये नमी ग्रहण कर लेती है, पानी की बूंदे ले लेती है, नमी ग्रहण कर लेती है। अब जैसे ही नमी ग्रहण करती है तो नमी ग्रहण करने के बाद ये हवाएं बादल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और ये कहां पर बारिश करती है, यहां पर। इस तरीके से भारत का जो मानसून है वो आने लग जाता है। भारत में क्या आने लग जाता है, मानसून सबसे पहले केरला में ये टकराता है, यहां पर बारिश करता है केरल में। लगभग जून के महीने में ये आना स्टार्ट हो जाता है, जून के महीने में। और ये बारिश कर, यहाँ पर जैसे ही बारिश करेगा, एक बार और मैप की सहायता से मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये भारत का मैप मैं आपके लिए बना रहा हूं। ठीक है, जैसे ही यहां से क्या होगा, ये मैप देखिए, थोड़ा सही नहीं बना यार, कोई बात नहीं, काम चलाइए इससे ही। अब देखो जैसे ही ये, चलो दोबारा बना देता हूं यार, क्या याद करोगे आप भी। देखो अब क्या होता है कि जब ये जो हवाएं वो मध्य रेखा को पार करती है, तब ये केरला का जो तट है यहाँ पर दो पार्ट्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सा, एक तो कहलाएगी फिर अरब सागर का मानसून, एक कहलाएगा बंगाल की खाड़ी का मानसून। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर टकराती है ये, तो ये हवाई यहाँ से हम 2 भागों में बढ़ जाती है, एक तो इधर चली जाती है ये वाला एरिया, ठीक है, और एक इधर चली जाएगी। ठीक है ना, ये एक तो ये किस नाम से जानी जाएगी, बंगाल की खाड़ी का मानसून, और ये जाना जाएगा अरब सागर का मानसून। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक है, अब ये इस तरीके से भारत में वर्षा करती है, ये यहां से बारिश करती है, यहां जब यहां पर टकराती है, यहां पर मैंने पहले भी बताया कि पहाड़ियां हैं 3, गारो काशी जयंती की जो पहाड़ियां हैं वो यहां पर स्थित है। इस तरीके से क्या हो जाता है, बारिश होती है। अब आगे वापस से देख लेते हैं एक बार और अपन। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनामुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है, यद्यपि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। देखो वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहा जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र को एक बार समझिए आप। मान लीजिए ये पहाड़ है, ये क्या है, पहाड़ है। अब इधर से मॉनसून जा रहा है, ये मॉनसूनी हवाएं क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, ये हम ब्लो हो रही है, ये मानसूनी हवाएं चल रही है। तो या इस वाले एरिया में तो क्या होगी, बारिश होगी इस वाले एरिया में तो, लेकिन इस वाली एरिया में क्या नहीं होगी,
बारिश नहीं होगी, क्योंकि ये मॉनसून का या जो पवन का या जो वर्षा का वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाएगा ये वाला इधर का, क्योंकि हवाएं इस साइड में पार नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, इस साइड में क्या नहीं हो पाएगी, पार नहीं हो पाएगी, इस कारण इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है, तो इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तरी पूर्वी भागों में होती है। ठीक है, काशी पहाड़ियों की दक्षिणी श्रृंखला में स्थित मौसिन नाम विश्व का सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। देखो, मैंने एक बार वैसे आपको पहले समझा दिया, एक बार और मैं आपको मानचित्र बना के समझाने वाला हूं, तो आई थिंक आपको समझ में और भी आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपको मानचित्र से ज्यादा समझ में आएगा आई थिंक। तो क्या होता है कि जैसे दो शाखाएं होती है मॉनसून की। ठीक है, एक तो कहां से चली जाती है, बंगाल की खाड़ी वाली जो मॉनसूनी शाखा है उसकी मैं बात कर रहा हूं आपके साथ। देखो, अब यहां से जैसे टकराएगी है तो एक तो इधर चली जाएगी, ये वाली पवने तो इधर साइड में निकल जाएगी। ठीक है, ये इधर वाली साइड में निकल जाएगी। ठीक है, एक तो यहां से इधर अंदर घुस जाएगी ये शाखा सतपुड़ा और इसके आसपास मध्य प्रदेश वाले एरिया में चली जाएगी, और एक ये सीधी कहां चली जाएगी, अरावली पर्वतमाला के सारे इधर आगे हिमाचल प्रदेश साइड में चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 3 कीपाकार पहाड़ियां हैं, इस तरीके की पहाड़ियां हैं, गारो, काशी, जयंतिया की पहाड़ियां, गारो, काशी और जयंतिया। ठीक है, ये कीप के आकार में होती है। अब जब ये हवाएं इधर यहाँ चलती है ना, तो जो ये मानसून है इनमें घुस जाता है, मतलब इसमें फंस जाता है, जो हवाएं इसमें फंस जाती है और यहाँ पर बहुत ही भयंकर ये बारिश करती है। ठीक है, अब देखो बारिश यहाँ पर बहुत ही भयंकर क्या होती है, बारिश होती है। इस वाले एरिया में बहुत भयंकर क्या होती है, बारिश होती है। अब जब यहां से टकराने के बाद ये जो हवाएं हैं अपना डायरेक्शन क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, अपनी दिशाएं क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, इस तरीके से हो जाती है। आ रही है बात समझ में, इस तरीके से ये हवाएं चलने लग जाती है और अब इस तरीके से बारिश करती है। अब बारिश की मात्रा में क्या होती है, जब ये इस साइड से इस साइड में जा रही है ना, तो इस साइड में जाते जाते वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। इधर जाएगी तो वर्षा की मात्रा में कमी होती जाएगी, क्योंकि जब ये पूरा लैंड वाला पार्ट आ गया, अब लैंड वाले पार्ट में जैसे जैसे उसकी नमी कम होती जाती है तो वर्षा की मात्रा भी इस साइड से इस साइड में क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ राजस्थान आते आते ये अरावली पर्वतमाला इसका वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाती है। इस कारण इधर वाला जो थार का मरुस्थल है, यहाँ पर बरसात क्या होती है, बिल्कुल कम होती है या न के बराबर होती है। आगे बात समझ में, अगर आपसे पूछा जाए कि जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा में क्या होता है, कमी होती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा में कमी होती जाएगी। आई थिंक आपको बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, आगे देखो, मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। अब देखो, मानसून से संबंधित एक और चीज समझते हैं, जैसे लगातार रेगुलर वर्षा हो रही है लेकिन कुछ टाइम के लिए जो वर्षा है वो बिल्कुल रुक जाती है, बारिश नहीं होती है, उसे कहा जाता है मानसून का विराम। देखिए, इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है, इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानीय वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों में पर्वतीय जल संग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती है एवं जान एवं माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति के भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। देखो, ये देख लिया था ना, उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता पढ़ा था हमने पहले। ठीक है, ये निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा
मुख्य स्थल भाग को पार कर जाता है। ये गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इस कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्राय अव्यवस्थित होता है, इसलिए ये कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्य को अव्यवस्थित कर देता है। देखो, जो मानसून होता है वो अनिश्चित होता है, कभी कभी ये ज्यादा भी आ जाता है, कभी कभी कम भी आ जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक भाग में बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है तो एक भाग में वर्षा बिल्कुल कम होती है, ठीक है ना। ये अनिश्चित है मतलब, ठीक है। आगे देखिए, मॉनसून की वापसी या परिवर्तनीय मॉनसून। देखो, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे जो मॉनसून है वापस लौटने लग जाता है, ठीक है। कहां पे लौटने लग जाता है? वापस क्योंकि जो सूर्य है वो वापस से नीचे की ओर आने लग जाता है, मतलब सन वापस से नीचे की ओर आने लग जाता है, क्योंकि इस टाइम पे उत्तरी भारत में सर्दियां स्टार्ट हो जाती है। अक्टूबर नवंबर के महीनों में सर्दियां स्टार्ट हो जाती है, तो जो वायु दाब है वो ऊपर की तरफ ज्यादा बढ़ने लग जाता है और साउथ की ओर कम होने लग जाता है। तो हवाएं ऊपर से नीचे की ओर वापस से उल्टी चलने लग जाएगी। अब देखो, अक्टूबर नवंबर की मैं एक बार बात बता देता हूं। देखो क्या होता है, अब जब वो दिसंबर में क्या होता है, सूर्य मकर रेखा पे चमकता है, मकर रेखा की साइड पे चला जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो अक्टूबर नवंबर की बात कर रहा हूं मैं, अक्टूबर नवंबर में सूर्य कहां होने लग जाता है? दक्षिणायन होने लग जाता है, ठीक है। दक्षिण की ओर जाने लग जाता है। तीव्र किरणें कहां पड़ेगी? अब साउथ की ओर पड़ने लग जाती है, ठीक है। सितंबर में तो कहां पड़ती है? सितंबर में तो भूमध्य रेखा पे पड़ती है। इसके बाद और नीचे जाने लग जाता है, कहां पे? मकर रेखा की ओर। जो लिखता हूं मैं, कहां जाने लग जाता है? मकर रेखा की ओर जाने लग जाता है। सन कहां जाने लग जाता है? मकर रेखा की ओर जाना स्टार्ट कर देता है, मकर रेखा की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। अब क्या होता है, देखिए, अब जैसे ही इधर तेज सूर्य की तेज किरणें पड़ेगी, कहां पे? साउथ में, तो इधर तो हीट ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगी। तो अब क्या होगा, इधर गर्मी ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा होगी तो यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उड़ जाएगी। तो यहां पर कैसा प्रेशर होगा? लो प्रेशर, लो प्रेशर हो जाएगा, या कम वायुदाब, कम वायुदाब। चूंकि ऊपर की ओर सर्दियां स्टार्ट होने लग जाती है, जो अपनी कर्क रेखा है इसके ऊपर वाला जो एरिया है यहाँ पर सर्दियां स्टार्ट हो जाती है, तो इधर उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र बन जाता है, उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र यहाँ पर बन जाता है। मैंने बताया था ना कि जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लग जाती है और जहां पर हीट कम पहुंचती है, ठीक है, सूर्य की किरणें कम पहुंचती है, वहां पर हवा नीचे बैठ जाती है, ठीक है। जहां पर मतलब आप तो ऐसा समझ सकते हो कि जहां पर सर्दियां पड़ती है ज्यादा, वहां पर वायुदाब क्या होता है? ज्यादा होता है। देखो, अब ये क्या होता है कि दो कंडीशन होती है, एक तो टेम्परेचर के बेस पे होता है और एक मौसम के बेस पे होता है। तो टेम्परेचर की बात करूं तो वो जो एरिया है, तो अब हवाएं ऊपर से नीचे की ओर चलने लग जाएगी, ठीक है। इस साइड से मॉनसून का परिवर्तन काल होता है, इधर से इधर चलने लग जाएगी, क्योंकि ये लैंड वाले पहाड़ से गुजरती है तो ये सर्दियों के टाइम पे अपने यहाँ पर बारिश नहीं होती। लेकिन कुछ हवाएं बंगाल की खाड़ी से गुजरती है तो ये हवाएं अपने साथ नमी ग्रहण कर लेती है, और यहाँ पर एक जगह ये वाला कोस्ट है, तमिलनाडु का ये कोस्ट है, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट पर बहुत भयंकर बारिश करती है ये वाली लौटता हुआ मॉनसून, ठीक है। अब एक बार और देख लेते हैं अपन इसको, लौटते हुए मॉनसून को। देखो कहां गया, देखो एक बार इसको लौटते हुए मॉनसून को देख लेते हैं, फिर अपन इसको आज के लिए फिनिश करेंगे। लौटता हुआ मॉनसून देख लेते हैं एक बार। देखो, अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मॉनसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है, धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। देखो, ये थोड़ा क्लिष्ट भाषा हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पहले क्या होता, ऊपर की साइड पे निम्न वायु दाब था, लेकिन जैसे जैसे सूर्य नीचे आने लग जाता है, जैसे जैसे सूर्य नीचे आता है तो ये इसका उल्टा होने लग जाता है। ऊपर की साइड पे तो तिरछी किरणें पड़ जाती है,
पड़ने लग जाती है। इस कारण अक्टूबर नवंबर में अपने उत्तरी भारत में तो क्या होने लग जाती है, सर्दियां पड़ने लग जाती है। जैसे ही सर्दियां पड़ेगी तो जो हवा है वो नीचे बैठ जाएगी और बहुत ज्यादा वहां पर वायुदाब हो जाएगा। लेकिन जब ये सूर्य नीचे की ओर जाएगा, तब नीचे की ओर जाएगा तो नीचे की उसकी साइड पे क्या होगा, हीट ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगी तो गर्मी ज्यादा होगी। जब गर्मी ज्यादा होती है तो जो सूर्य जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उड़ जाएगी। अब हवाएं ऊपर से नीचे की ओर चलेगी, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर चलने लग जाएगी, ठीक है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता ही दिया था। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं और धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है और अक्टूबर के मैदान में ये क्या होने लग जाती है, उल्टी होने लग जाती है। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल है, ठीक है। अब देखो अक्टूबर नवंबर जो महीना है वो वर्षा ऋतु से किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, शीत ऋतु में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ऊपर से जो ऊपर जो लो प्रेशर जोन था वो नीचे नीचे कहां शिफ्ट होने लग जाता है, साउथ में शिफ्ट होने लग जाता है, मकर रेखा की ओर शिफ्ट होने लग जाता है, ठीक है। और ऊपर की तरफ कैसा जोन बन जाएगा, कैसा जोन बन जाएगा ऊपर की साइड पे, हाँ, हाई प्रेशर जोन बन जाएगा। तो हाई हाई से लो की ओर हवाई चलेगी, तो हवाई ऊपर से नीचे की ओर चलेगी, ठीक है। मॉनसून की वापसी होने के समय आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है। अब देखो आपने देखा होगा अक्टूबर के टाइम में अभी देखना आने वाली जो रातें हैं वो तो ठंडी होगी और दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। अपने राजस्थान में तो वैसे ही बहुत भयंकर पड़ने वाली है, ठीक है। स्थल अभी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसे सामान्यतः कवार की उमस के नाम से भी जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। अभी अपने को देखने लग गई ना, अभी सितंबर के महीने में ही क्या देखने को मिलने लग गई, उमस देखने को मिलती है। तो उमस के कारण बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाती है दिन के टाइम पे, तो ठीक है, दिन में तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। क्यों, क्योंकि एक तो तेज गर्मी पड़ती है और दूसरा है उमस, तो इससे हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन रात के टाइम पे क्या होने लग जाती है, ठंडाई होने लग जाती है। देखो मोसिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टेलेग्माइट एवं स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। मोसिन राम में विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है और वो क्यों होती है मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। अब देखो नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न वायु दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है। यह स्थानांतरित चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, बंगाल, पश्चिमी बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों एवं अवदाबों से होती है। बहुत सी बार चक्रवात क्या होता है, ये इस तरीके से समुद्र में बवंडर उठता है, नहीं ये चक्रवात होता है, ठीक है। बहुत सी बार ये चक्रवात क्या हो, घूमते घूमते कहां चले जाते हैं, तो उड़ीसा के तट पे और एक बंगाल के तट को पे चले जाते हैं। इससे वहां पर बहुत ज्यादा जान माल की हानि होती है बहुत सी बार, क्योंकि जब हवाएं टकराती है तो ये इस तरीके से घूमने लग जाती है, ठीक है ना। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगला अपन बात करने वाले हैं वर्षा के वितरण। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।